हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमोद आपका ज्ञानम क्लासेस ऑफ में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिल रहे हैं, दैट इज़ कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, इस वजह से क्योंकि पहले ये ऑब्सोलेट हो गया था। मतलब कि एसएससी ने भी पूछना बंद कर दिया था, रेलवे ने भी पूछना बंद कर दिया था। बट अभी लेटेस्ट इन ईयर्स में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसमें एसएससी ने भी इसमें से क्वेश्चन पूछे हैं, रेलवेज़ ने भी पूछे हैं, स्टेट एग्जामिनेशन ने भी पूछे हैं। और पीपीएससी की अगर मैं बात करूं, पंजाब में स्टेट जो एग्ज़ाम लेती है पीपीएससी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, बीपीओ, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, वेदर इट इज़ ऑफ सीनियर असिस्टेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर एंड एनी अदर एग्जाम दैट इज़ कंडक्टेड बाय द स्टेट इन पंजाब और एनी अदर स्टेट, उसमें कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी पिछली बार पीपीएससी का जो पेपर हुआ था सीनियर असिस्टेंट का, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। और अगर प्रिंसिपल का पेपर भी इस बार हो रहा है तो उसमें भी काफ़ी चांसेस रहते हैं कि इस वाले टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछा जाए। तो मैं बहुत बढ़िया से आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कैलेंडर। अब अगर हम बात करें स्टार्ट में, तो कैलेंडर जो बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमें पता है कि कैलेंडर डिपेंड करता है डे पे। सबसे पहले अगर हम अपने इंडियन नेशनल कैलेंडर की बात करें तो दैट हैव डेज कहने का मतलब हम डेट मेंशन कर सकते हैं। दूसरी बात, उसमें मेंशन रहता है आपके पास वीक। तीसरा, उसमें आपके पास मेंशन रहता है मंथ, कहने का मतलब मंथ से। और तीसरा अगर हम बात करें तो दैट इज, फोर्थ अगर हम बात करें तो दैट इज ईयर, साल। बट इनसे भी ऊपर अगर हम जाएं तो हम सेंचुरीज तक की भी डिस्कशन करेंगे इसमें। तो अगर मैं 5th पार्ट इसमें लिखूं तो दैट इज सेंचुरी, कहने का मतलब सेंचुरी तक के भी अगर हमसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है, सेंचुरीज की भी डिस्कशन हमसे अगर वो करता है, कहने का मतलब सेंचुरीज आगे जाके कोई हमसे डेट और उसका डे पूछ ले तो हम बता पाएंगे बड़ी आसानी से, बहुत अच्छे से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे कि उस दिन क्या डे था और वो कौन सा डे था। चलिए, अब अगर हम डेज की बात करें तो डेज जो है वो अगर मैं आपको मंथ से जोड़ के बताऊं तो एक मंथ जो है वो उसमें 28 दिन हो सकते हैं, उसमें 29 दिन हो सकते हैं, उसमें 30 दिन हो सकते हैं, उसमें 31 दिन हो सकते हैं। कहने का मतलब हमारे कैलेंडर के अंदर इतने 4 टाइप के डेज जो हैं वो पॉसिबल है एक मंथ के अंदर। और विद इन ए वीक बात करें तो हमें पता है कि देयर आर 7 डेज, हमारे पास विद इन ए वीक जो है वो 7 डेज होते हैं। और जो मंथ है वो जैसे कि मैंने वहाँ पे बता दिया आपको, दैट कैन बी ऑफ 28, 29, 30 एंड 31 डेज का जो मंथ हो सकता है। फिर अगर हमारे ईयर के अंदर तो जो साल होता है वो हमारे पास 365 दिन का हो सकता है। मतलब कि हमारे पास साल जो है वो 2 तरह का होता है, ल्यूनर एंड लीप ईयर। लीप ईयर दैट इज ऑफ 366 डेज एंड ल्यूनर दैट इज 365 डेज। और इसमें क्यों ऐसा होता है 365 और 366 दिन, हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, तो जितने टाइम में वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, पूरा अर्थ जो है वो सन के अराउंड, उसकी वजह से नंबर ऑफ डेज में फ़र्क आता है ईयर के अंदर। आखिरी सेंचुरी दैट इज ऑफ 100 ईयर्स। सेंचुरी अ टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। ऐसे जितने भी साल जिसके पीछे 100 लगा हो, कहने का मतलब 2000, उस मतलब 2 0 लगे हो, कहने का मतलब 2000, 2100, 2200, जितने भी ऐसे ईयर हैं जिनके साथ आखिर में 0 लगा हो, तो दैट इज अ सेंचुरी, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अभी अगर कैलेंडर के रिलेटेड मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कैलेंडर का रहता है दैट इज ओड नंबर ऑफ डेज। ओड डेज, जितना कुछ भी हम पढ़ेंगे कैलेंडर में, जितने भी कॉन्सेप्ट कैलेंडर से जुड़े आएंगे, इस एक चीज से सारा कुछ हम सॉल्व कर लेंगे अगर हमें ओड नंबर ऑफ डेज पता हो। अगर मैं आपको ओड नंबर ऑफ डेज का कॉन्सेप्ट बताऊं कि ओड नंबर ऑफ डेज हैं क्या, तो odd number of days is nothing the days which are more than the table of 7, जब which are more than the number
multiple of 7. If we divide it by 7, then what is the remainder after dividing 7? That remainder is called odd day. तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ 7, 14, उसके बाद में 21, उसके बाद में 28, अगर कोई भी नंबर जो 7 के टेबल में कंप्लीट डिविजिबल आ रहा है, इन दैट केस इफ यू डिवाइड इट बाय 7 देन देयर विल बी नो रिमाइंडर, मीन टू से odd day is 0. If you suppose there are 16 days, we are to calculate a day after 16 days or any other number of days. तो if we divide it by 7, तो after division 14 के टेबल पे ये पूरा कंप्लीट चला जाएगा, इसका मतलब +2 बच जाएगा। तो +2 जो आपके पास है उसको हम कहते हैं ओड नंबर ऑफ डेज। कहने का मतलब जो इंटरवल है, पैकेट है 7 का, उससे जितने भी एक्स्ट्रा दिन हैं, दीज डेज आर कॉल्ड ओड नंबर ऑफ डेज। अब मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि 73 और आपको मैं पूछूं कि ओड डे बताइए, तो क्या है 70 तक चलेंगे तो 777 के टेबल पे चले तो 70 मतलब 10 वीक एंड 3 डेज, मतलब कि 10 हफ्ते और 3 दिन जो है वो अलग हो जाएंगे। अब इस पे बेस्ड बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को मैं आगे कैरी करते हुए आपको सबसे पहले जो बात बताता हूँ, जब पहले हम जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो ओड डे से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि फाइंड the number of days in P weeks and P days, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, या आपसे अगर कोई पूछ ले कि P वीक्स एंड P डेज में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन P वीक्स एंड P डेज। ऑप्शंस आर 8, B 7P, C 8P, D 2P। तो आपके पास ये ऐसे कुछ ऑप्शंस पड़े हैं और आपसे ये पूछा गया कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन P वीक्स एंड P डेज में कितने टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो देखिए, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि 1 वीक, एक वीक के अंदर कितने डे होते हैं, दैट इज 7 डेज। और अगर वो P वीक, P इज नथिंग बट ए इंटीजर, कोई एक नंबर है, मतलब कि वो P जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो आप कहेंगे कि P वीक की अगर हम बात करें तो आपके पास हो जाएगा P इंटू 7 डेज। कहने का मतलब टोटल कितने हो गए, 7P डेज। P वीक में कितने हो गए, 7P डेज। P इज एनी नंबर दैट कैन बी 1 2 3 4 5 6। अगर P है तो आप P टाइम कर देंगे, क्योंकि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, सो P वीक इज इक्वल टू 7P डेज। और अलग से P डेज और थे, तो अलग से P डेज और थे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 8P डेज। कहने का मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो डेज होंगे P वीक्स एंड P डेज में, दैट विल बी 8P डेज होंगे। तो मतलब नंबर ऑफ डेज अगर हमें वीक्स में बताने हैं तो यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 7 एंड देन ऐड द नंबर ऑफ डेज विच आर गिवन सेपरेट फ्रॉम वीक्स। मतलब कि वीक से अलग जो डेज दिए हैं वो आप ऐड कर दीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ डेज पता चल जाएंगे। अब इस पे बेस्ड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे इससे प्रोसीड करवाता है वो। अगर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन मैं पूछूं तो वो ये पूछा जाता है कि फाइंड if today is Friday, if today is Friday, find the day after 89 days from today, अक्सर ये क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स भी पूछते हैं, एसएससी भी पूछती है, रेलवेज भी पूछते हैं। मतलब कि ये वाले काफ़ी फेवरेट रहता है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। अक्सर स्टूडेंट जो है वो एक दिन की गड़बड़ इसमें कर देता है। इस चीज़ को हम टेक्निकली भी सीखेंगे और थोड़ा सा इसको हम कॉन्सेप्चुअली भी करने वाले हैं कि कॉन्सेप्चुअली अगर इसको करें मैनुअली थोड़ा सा ऐसे कैलकुलेटिव वे में तो कैसे रहेगा, अदरवाइज इसको सीधा तरीका क्या है करने का वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। देखिए, अगर इफ टुडे इज अ फ्राइडे
अगर आज शुक्रवार है तो फाइंड द डे आफ्टर 89 डेज फ्रॉम टुडे। देखिए आफ्टर 89 डेज, इस क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है। यहाँ पे आफ्टर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे कह रहा है कि आज का दिन, अगर टुडे आज फ्राइडे है, आज से 89 दिन बाद, कहने का मतलब वो 19th डे आपसे पूछना चाहता है। वो आपसे पूछना चाहता है कि भाई 19th डे क्या होगा। तो इसको बताने से पहले मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ इससे जुड़ा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज कोई दिन है और वो दिन कब रिपीट होगा, तो बड़ा आसानी से आप कह देंगे कि आज जो दिन है ना, से आज फ्राइडे है, तो आप कहेंगे जैसे ही 7 दिनों का हफ्ता पूरा होगा इस फ्राइडे को ऐड करके, तो जो 8th डे होगा, दैट 8th डे विल ऑल्सो बी फ्राइडे। आप कहेंगे कि हर 8वां दिन रिपीट होता है। आज अगर फ्राइडे है तो आज से 8, आज से कहने का मतलब है आज को कैलकुलेट करना है आपने। आज को कैलकुलेट करेंगे तो 7वां दिन क्या होगा आपका, थर्सडे होगा, और 8वां दिन फिर से क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर फर्स्ट डे फ्राइडे है तो 8th डे फ्राइडे होगा। फिर आप कहेंगे भाई ऐसे ही चलते जाएं तो क्या होगा, 15th डे फ्राइडे होगा, और फिर आप कहेंगे 22nd डे फ्राइडे होगा, और फिर आप कहेंगे 29th डे जो है वो फ्राइडे होगा। कहने का मतलब पहला दिन फ्राइडे है तो 8वां दिन फ्राइडे होगा, ठीक है। आगे 7 चलें तो 8 और 7 15, 15वां दिन फ्राइडे होगा, 15 और 7 22वां दिन फ्राइडे होगा, और 22 और 7 अगर मैं ऐड कर दूं तो 29वां दिन। इसमें अब आप देख क्या पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि 8 से पहले अगर मैं बात करूं तो 7, 15 से पहले अगर मैं बात करूं तो 14, 14 से पहले अगर हम बात करें तो 21, 21 से पहले नंबर की बात करें तो हम 28 लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर 1 से पहले 0, कहने का मतलब 0 अगर है तो 0 इज डिविजिबल बाय 7। तो ऑल दीज नंबर इन दिस सीक्वेंस 0, 7, 14, 21, 28 आर डिविजिबल बाय 7। कहने का मतलब ये सारे हफ्ता पूरा करेंगे। कहने का मतलब एक हफ्ता पूरा होगा यहाँ पे, दूसरा हफ्ता पूरा होगा 14 पे, तीसरा हफ्ता पूरा होगा 21 पे, और चौथा जो है वीक पूरा हो जाएगा, हफ्ता पूरा हो जाएगा 28 पे। इसका मतलब जैसे ही एक वीक कंप्लीट होता है उससे अगला दिन रिपीट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब 7 के मल्टीपल से जितना ज़्यादा है ना वो दिन पहला रिपीट होता है, उससे आगे जितना ज़्यादा आप आगे चले जाइए बस। अगर नेक्स्ट डे देखेंगे 8वां दिन तो रिपीट होगा, कहने का मतलब वही दिन होगा। उससे आगे अगर आपको 2 या 3 जाना है तो बस आप फ्राइडे से उतने आगे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो कुल मिला के इससे मैं समराइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 7 के डिविजिबल के तुरंत बाद वाला नंबर देखूं, एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, वो तो वीक कंप्लीट करेगा। तो आफ्टर डिवाइडिंग 7 देयर इज ए रिमाइंडर, दिस रिमाइंडर इज कॉल्ड ओड डे। आई हैव एक्सप्लेन्ड फ्यू मिनट्स अगो। मैंने ये चीज़ पहले एक्सप्लेन कर दी आपके लिए कि अगर हम 7 से डिवाइड करें तो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है दैट इज कॉल्ड ओड डे, और जितने ओड डे हैं उतना आप प्रोसीड कर लीजिए आगे, आपको पता चल जाएगा कि वो डे क्या होगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊं कि आंसर क्या रहेगा इसका। आपको उसने दिया है 89 डेज के बाद में, कहने का मतलब 90th डे बताना है आपको। तो आप क्या करेंगे, अगर उस प्रोसेस से चले 7 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो मुझे पता है कि 84 इज डिविजिबल बाय 7, 84 इज डिविजिबल बाय 7, 84 जो है वो 7 से डिविजिबल है। अब मैंने कहा कि डिविजिबल के तुरंत जो बाद होता है वो वाला डे रिपीट होता है। कहने का मतलब अगर फर्स्ट डे फ्राइडे है तो 85th डे भी क्या होगा, फ्राइडे होगा। 85th डे फ्राइडे होगा, 86th, 87th, 88th, 89th एंड 90th आपसे पूछा उसने पूछा कि भाई 90th डे बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। कहने का मतलब जो 90th डे होगा वो आपका क्या होगा, वेडनेसडे होगा। देन योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज वेडनेसडे।
कहने का मतलब आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो वेडनेसडे होगा। अब इस चीज़ को ऐसे लिखने की बजाय मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं तो क्या करना है, आपको अगर आफ्टर लिखा मिले और जितने दिन लिखे मिले, डिवाइड दैट नंबर बाय 7। इस नंबर को आप 7 से डिवाइड करिए, 89 को आप 7 से डिवाइड करिए। जैसे ही आप 89 को 7 से डिवाइड करेंगे, अगर आपको वैसे नहीं एकदम से पता चलता तो आप ऐसे 7 से डिवाइड करने वाले हैं, तो आप कहेंगे 84 पे चला गया 5। दिस रिमाइंडर जो ये बाकी बचता है ना, इसी को हम ओड डे कह देते हैं। और उतने दिन आप आगे चले जाइए किस से, जो गिवन दैट डे इज अ रेफरेंस डे। ये बात नोटिस करने वाली है, हम ऐसे क्वेश्चन भी सीखेंगे व्हेन देयर इज नो रेफरेंस डे इज गिवन, मतलब रेफरेंस डे नहीं दिया होगा फिर भी हम डे बता पाएंगे, किसी पर्टिकुलर डेट का, ईयर में, सेंचुरी में हम डे बता पाएंगे अगर हमें रेफरेंस डे ना भी दिया हो। इसमें रेफरेंस डे दिया है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर रिमाइंडर पता चल गया तो उस रेफरेंस डे से उतना आगे चला जाइए, उतने ओड डे आगे चले जाइए जितना रिमाइंडर बचता है। तो 5 आगे चला जाऊंगा तो फ्राइडे से 5 आगे जाएंगे तो क्या होगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये आपका दिन क्या रहने वाला है, वेडनेसडे। और अगर आपको इसकी कैलकुलेशन को और थोड़ा कम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 आगे चले जाएं चाहे 2 पीछे चले जाएं, क्योंकि देखिए हफ्ता किसका होता है, 7 दिनों का। तो 5 आगे जाने पे 2 पीछे जाने पे सेम ही डे आएगा। कहने का मतलब चाहे तो 5 आगे चले जाइए, चाहे उस डे से 2 पीछे चले जाइए। अगर मैं फ्राइडे से 2 पीछे चला जाता हूं तो भी क्या आएगा, वेडनेसडे। कहने का मतलब रिमाइंडर जितना बचे उतना आगे चले जाइए। अगर वो रिमाइंडर जो है वो 4 से बड़ा है तो आप उसको छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब 4 है तो -3 कह सकते हैं, 5 है तो -2 कह सकते हैं, 6 है तो -1 कह सकते हैं। एक ही बात है, 6 आगे 1 पीछे, 5 आगे 2 पीछे, 4 आगे 3 पीछे, एक ही बात रहती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका क्या, वेडनेसडे। अब इसी क्वेश्चन को अगर वो लैंग्वेज बदल के पूछे और आपसे गलती करवाने की कोशिश करे तो वो क्या करता है, देखिए अभी ये कभी गलती नहीं करनी कि आप 89 डेज लिखो। फ्राइडे दिया है, आप 89 डेज लिखने लग जाओ और फिर देखो कि क्या आएगा। कभी ऐसा नहीं करना, जस्ट क्या है उसको 7 से डिवाइड करिए, जितना रिमाइंडर बचे आगे चले जाइए। अब वो अगर कह दे कि इफ टुडे इज संडे, फाइंड 29th डे फ्रॉम टुडे। 29 के बजाय कुछ भी बड़ा नंबर भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम टुडे। कहता है कि अगर आपसे वो कह रहा है कि टुडे संडे, अगर आज संडे है तो आज से 29th डे क्या होने वाला है, 29। देखिए पिछले और इस क्वेश्चन में की लैंग्वेज में क्या फ़र्क है, उसमें तो कह रहा था कि आफ्टर, इसमें वही वाला दिन, सिर्फ वही वाला दिन पूछा है, 29वां दिन ही पूछा है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो क्वेश्चन में क्या करना है आपने, हमें पता है, मैं पहले से बता चुका हूँ आपको, पहला दिन सेम होगा, 8वां दिन सेम होगा, 15वां दिन सेम होगा, 22वां दिन सेम होगा और 29वां दिन सेम होगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि तुरंत बाद वाला 7 के मल्टीपल के तुरंत बाद वाला दिन सेम होता है। तो 29th डे जो है वो क्या हो जाएगा, आपका संडे हो जाएगा, क्योंकि 28 तक तो वीक कंप्लीट होगा, 29वां दिन ही पूछा है, 30वां नहीं पूछा, तो क्या है संडे आ जाएगा। अब मैं अगर एक स्टेप आके जाके इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दूं, मैं आपसे पूछ लूं कि फाइंड 157th डे, आपसे अगर मैं 175वां दिन पूछ लूँ, देखिए 29वां दिन निकालना तो आसान था, सीधा ही सिंपल, पता है कि 28 तक रिपीट, 29वां सेम हो जाता है, ठीक है, 29वां सेम हो जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 157th डे क्या होने वाला है, तो अब अगर हम वैसे लिखने लग गए ऐसे सीक्वेंस में पूरा डिटेल में तो बहुत टाइम खा जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या था हमारा, क्या करें कि 7 से उसको डिवाइड कर दें। जब भी आप 7 से डिवाइड करें तो हमें क्या चेक करना होता है, ओड डेज कितने बचे। तो ओड डे अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे आप तो कितने पे गया, कंप्लीट डिविजिबल है ये 7, 14 2 पे जाएगा तो 3 5 7 35 0। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाए, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बच जाए, कहने का मतलब
कोई भी दिन आगे नहीं जाना, उससे जस्ट अगले वाला दिन, कहने का मतलब 76th डे जो होगा ना वो रिपीट होगा। अब बात ध्यान रखना, गड़बड़ कर देते हैं हम इसमें। हम क्या गड़बड़ कर देते हैं, हम जैसे ही रिमाइंडर 0 देखते हैं हम कहते हैं कि वही वाला दिन होगा, हम क्या कर देते हैं, संडे ही आंसर दे देते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो रिमाइंडर बचता है ना, आप जब भी किसी को डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है, अगर वो रिमाइंडर 5 बचे तो हम 5 आगे जाते थे ना, वो तब जाते थे जब आपसे आफ्टर का पूछे। अगर वो आपसे पूछे वही वाला दिन तो रिमाइंडर 0 बच गया, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर वाला दिन सेम होगा। रिमाइंडर 0 तो इसका मतलब 176th जो डे होगा ना वो सेम होगा। बट आपसे तो पूछा है कि 175th डे क्या होगा, तो मैं बता दूं, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, अगर तो 6, 7, 2, 3, 4 कुछ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 0 आ गया तो मान लीजिए कि 0 आ गया तो मैं उसको 7 भी लिख सकता हूँ कि 7 इज डिविजिबल बाय 7, तो 7 और 0 मतलब एक ही है, डिविजिबिलिटी पे जा रहे हैं दोनों, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर 7 आपके पास जो रिमाइंडर बचता है ना उसमें से एक कम करके आगे जाइए आप उस रेफरेंस डे से। कहने का मतलब 7 - 1 तो 6 डेज आगे जाएंगे, और 6 डेज आगे जाने का मतलब क्या है, एक दिन पीछे जाना, प्लस 6 डे कर लीजिए या -1 डे कर लीजिए। कहने का मतलब अगर ये वाला दिन संडे है तो 175th जो डे होगा ना, 175th जो डे होगा वो -1 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर 0 मतलब कि उस पर्टिकुलर डे पे हफ्ता पूरा हो रहा है, तो संडे से अगर चले हैं तो हफ्ता तो सैटरडे पे पूरा होगा ना, तो इसका मतलब -1 सैटरडे। तो 2 बातें याद रखिए, सैटरडे होगा। 2 बातें याद रखिए, क्या कि अगर तो आफ्टर का पूछे तो जितना रिमाइंडर बचता है ना उतनी आगे चले जाइए उस रेफरेंस डे से। ये प्लस माइनस वाली बात तो अलग से ध्यान रखिए कि अगर बड़ा नंबर प्लस का बन रहा हो तो उसको माइनस में भी कर सकते हैं 7 में से घटा के। बट एक बात ध्यान रखिए कि अगर आफ्टर लिखा हो तो रिमाइंडर जितना बचे वही ओड डे होता है, उतना आगे चले जाना है। बट अगर वही वाला पर्टिकुलर डे पूछे ना तो रिमाइंडर जितना बचे उससे -1 करके आगे मूव करना है। कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि रिमाइंडर 5 बचता है तो अगर आप 5 ही आगे चले जाएंगे ना तो वो आफ्टर वाला दिन आएगा। कहने का मतलब 175 के बाद वाला दिन आएगा। अगर आपका रिमाइंडर 5 बचा और वही दिन निकालना है ना तो आपको -1 करके आगे बढ़ना है, तो 4 डेज आगे बढ़ेंगे तब जाके आपके पास वो पर्टिकुलर डे आएगा। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं रखनी आपको, मतलब आफ्टर लगा है तो उतना ही आगे जाएंगे, और अगर आफ्टर नहीं लगा तो एक कम करके आगे जाएंगे जितने ओड डे हों। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार ईयर्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं कि हमारे पास जो ईयर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हमें पता है, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बताना चाहूँ तो मैं ऐसे कह दूंगा कि द ईयर दैट इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड अ लीप ईयर, ठीक है। द ईयर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड अ नॉर्मल ईयर। बट थोड़ा सा बढ़िया चीज़ें बताता हूँ मैं आपको इसमें। देखिए हमारे पास अगर हम ईयर की बात करें और आपसे कोई पूछे कि भाई नॉर्मल जो ईयर होता है, नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं, तो हम कह देते हैं 365 दिन होते हैं। क्या ये एक्चुअल में है? तो फिर आप में से कुछ ऐसे जवाब देने वाले हैं, कहते हैं नहीं सर 365 दिन और 1/4 दिन, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कह देंगे 6 आवर। ठीक है, मान लिया आपसे कहा कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, आपने कह दिया कि 365 दिन होते हैं, या फिर कुछ जो ज़्यादा से जिन्होंने जान रखा है वो आप ये कह दें कि 365 दिन या फिर 1/4 दिन या 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं इसको कहूँ कि मेरे पास इतने टोटल डेज होते हैं और इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो हम इतना कह सकते हैं कि इसमें 52 वीक और एक जो है वो दिन एक्स्ट्रा होता है। दैट एक्स्ट्रा डे इज कॉल्ड ओड डे। ध्यान करिए, ओड डे ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम पूरा कैलेंडर सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। विद इन सेकंड कोई भी क्वेश्चन हम कैलेंडर का सॉल्व कर सकते हैं। 1 मिनट से ज़्यादा तो किसी हाल में टाइम नहीं लगेगा अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट उसको कर भी लेते हैं अपनी तरफ से, तो अदरवाइज सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। क्या है ओड डे? क्या है
जितने एक्स्ट्रा बचते हैं, मैंने जब 365 को 7 से डिवाइड किया तो 52 वीक कंप्लीट आए, एक दिन एक्स्ट्रा आ गया, कहने का मतलब ये एक ओड डे है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको डिटेल में बताऊं तो उसके लिए मैं लीप ईयर लिखता हूं। देखिए लीप ईयर, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आप कह देंगे कि 366 दिन होते हैं। अब भाई 366 कैसे आए, हमें कैसे पता चले कि इसमें 365 रखने हैं, इसमें 366 रख लें? तो दैट इज नथिंग बट ऑल अबाउट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मतलब कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जब घूमती है, अगर हम इसकी ज्योग्राफी देखें कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जब घूम रही है, ऐसे अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो हम कहते हैं कि हम उसको एक साल मान लेते हैं, दैट ल्यूनर ईयर, हम उसको ल्यूनर ईयर मान लेते हैं। और वो ल्यूनर ईयर क्या होता है, हम कहते हैं कि 365 दिन का लिख देते हैं, या फिर हम उसको 365 सही 1/4 डे लिख देते हैं, या फिर हम कह देते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे। बट ये सारी चीज़ें अभी अधूरी है। असल में अगर हम बात करें पूरी एक रेवोल्यूशन की, तो जो अर्थ है पूरी एक रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट करती है सन के अराउंड 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का पूरा टाइम लेती है। कहने का मतलब इतने पूरे, ये भी अभी भी मैनिपुलेट की गई है, इससे भी और प्रिसाइज वैल्यू रहती है इसकी। अभी तो मैनिपुलेटेड है ये, अभी भी एग्जैक्ट नहीं है। फिर भी हम कहें कि अगर हमें सेकंड्स तक बताना पड़े तो कितना टाइम रहता है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का जो टाइम है वो अर्थ घूमने के लिए लेती है। बट हम उसको राउंड फिगर करके क्या करते हैं, 5 घंटे 48 मिनट को 6 घंटे लिख देते हैं और हम कहते हैं कि भाई 6 घंटे है, तो इसका मतलब 6 घंटे अगर वो हम कैलेंडर में शो करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। तो एक लीप ईयर बनाया गया। लीप ईयर क्या कहता है कि अगर मैं 6 घंटे को 4 से गुणा कर दूं, कहने का मतलब 4 साल बाद 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 6 घंटे, 12, 18, 24, मतलब कि 4 साल बाद जो है वो 6 घंटे क्या बन जाएंगे, 24 घंटे बन जाएंगे। और वो एक एडिशनल डे जो है वो ऐड हो जाएगा किसमें, फेब में। और दैट्स वाई हमारे पास जो कैलेंडर में जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है अगर वो लीप ईयर हो, और अगर नॉर्मल ईयर हो तो वो हमारे पास 28 डेज की होती है, फेब जो। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रेवोल्यूशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो फेब में जाके कंप्लीट होता है और वहाँ पे उस महीने को एक दिन से बढ़ा के ऐड कर दिया जाता है लीप ईयर शो करने के लिए। तो दैट्स वाई 29 डेज आर देयर इन अ लीप ईयर इफ इन फरवरी इफ इट इज़ अ लीप ईयर। तो उसको सिंपल शब्दों में पता है क्या, हम ऐसा कह के छोड़ देते हैं, तो लिखा क्या जाता है, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 7 4 इज कॉल्ड लीप ईयर, कहते हैं भाई कोई भी साल अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी 2020 को ले लेता हूँ, 2020 को लेता हूँ, अब 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितने पे गया, 505, मतलब कि पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 2020 जो है वो लीप ईयर है। तो आपने उसमें फेब 29 देखी होगी, आई थी, ठीक है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसी बात है और मैं आपसे पूछूं, पीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी था सीनियर असिस्टेंट के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर, नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो लीप ईयर नहीं है। 3200, बी है आपका 2400, सी है आपका 2100 और डी है आपका 5600। अगर मान लो कि हमारे पास कोई सदी के साल दे रखे हैं, उसने कहा 3200, 2400, 2100, 5600, कौन सा इसमें से लीप ईयर नहीं है,
तो कई बार हम ऐसे ही सोच लेते हैं सीधा सा कि भाई आगे वाले ही देख लो, बस सिर्फ आगे वाले देख लो, और हम क्या कहते हैं सी को आंसर दे देते हैं और हमारा सही भी हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, सही भी हो जाता है। आज मैं आपको ये पूरी बात क्लियर करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम सदी के साल को अगले 2 नंबर से पता करते हैं। कहने का मतलब पिछले वाली 2 जीरो छोड़ के अगले 2 नंबर से डिसाइड करते हैं कि वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। हाँ, मैं सीधा डायरेक्टली आपको ये भी कह सकता था कि एनी सेंचुरी ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 400। मैं ये कह के भी छोड़ सकता था कि कोई भी सदी का साल लीप वर्ष तब होगा जब वो 400 से भाग हो, और कह भी देते हैं। मैं इसका थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट आपको अभी बताने जा रहा हूं कि सदी के वर्ष को हम लीप वर्ष हर एक वर्ष को क्यों नहीं कह सकते जबकि वो 400 से डिवाइड होता है। अब आप चेक करिए जरा, यहाँ पे 2100 जो है ना वो भी 4 से डिवाइड होगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो भी आपका 4 से डिवाइड होने वाला है। 5 पे चला गया, फिर आपका चला गया 2 पे, और उसके बाद में आपका चला गया 5 पे। कहने का मतलब 2100 है जो 4 से पूरा डिवाइड हो गया, तो 2100 भी लीप ईयर होना चाहिए। फिर भी हम कहते हैं कि 2100 लीप ईयर नहीं है। तो मतलब सदी के वर्ष सीधा लिख दिया जाए सेंचुरी ईयर वो लीप होगा अगर वो 400 से डिवाइड हो। एनी ईयर विच इज सेंचुरी ईयर will be a leap year if it is divisible by 400। तो मैं थोड़ा सा इसके डिटेल में जाता हूँ, विद इन 2 to 3 मिनट में इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ भी ऐसा क्यों है, क्यों हम सेंचुरी के साल को हर साल को लीप नहीं मानते जबकि वो 4 से डिवाइड होता है। क्यों हम उसको 400 से डिविजिबल के कॉन्सेप्ट पे लेके आते हैं। देखिए आपके पास 365 दिन में अर्थ जो है वो पूरा चक्कर नहीं मानती, कंप्लीट करती। अब हम उसकी थोड़ी सी और डेप्थ में जाए तो हम कहते हैं कि अर्थ जो है वो और ज़्यादा थोड़ा प्रिसाइज करें तो वो पूरा एक साल का जो चक्कर, एक साल में जो चक्कर पूरा करती है उसको हम 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड अगर माने, 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड माने, और हम उसको मैनिपुलेट करके क्या लिख रहे हैं 6 घंटे। देखिए अब भी अप्रोक्सीमेशन में ही है सारा, अभी भी इससे भी प्रिसाइज हो सकता है ये। तो देखिए 6 घंटे। अब अगर मैं इस 48 सेकंड को भी एक बार के लिए छोड़ दूं तो देखिए मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूं। मैं हर साल ना 12 मिनट एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूं। मैंने एक साल में 12 मिनट एक्स्ट्रा काउंट कर लिए और मैंने उसको 6 घंटे लिखा है, और फिर मैंने उसको 4 सालों में कंप्लीट करके 24 घंटे बना के एक दिन बना लिया और लीप ईयर मान लिया। अब ऐसा जब सदियों तक चलता रहेगा तो हम पता नहीं कितने मिनट एक्स्ट्रा काउंट कर जाएंगे, कितने घंटे एक्स्ट्रा काउंट कर जाएंगे, कितने घंटे एक्स्ट्रा काउंट करने की वजह से कितने दिन एक्स्ट्रा काउंट कर जाएंगे, कितने दिनों से कितने वीक एक्स्ट्रा काउंट कर जाएंगे, तो कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दैट्स वाई अगर इस चीज़ को हम लेके आना चाहते हैं अंडर कंसिडरेशन तो वो पॉसिबल हो पाता है सेंचुरी में। और वो कैसे, देखिए अगर मैं एक साल में 1 ईयर में अगर मैं 12 मिनट एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूं तो मुझे ये बताइए मैं 5 ईयर में कितने मिनट एक्स्ट्रा काउंट कर जाऊंगा। तो आप कहेंगे 12 को 5 गुना कर देते हैं तो आप कहेंगे 60 मिनट एक्स्ट्रा काउंट कर जाएंगे, मतलब कि 1 घंटा एक्स्ट्रा काउंट कर जाएंगे हम 5 सालों में। और अगर मैं इसको 20 गुना कर दूं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अगर 20 गुना कर दूं तो मैं कह रहा हूं मैं 100 सालों में 20 घंटे एक्स्ट्रा काउंट कर जाऊंगा। मैं 100 सालों में 20 घंटे एक्स्ट्रा कर जाऊंगा। और प्रिसाइज कैलकुलेशन पे मैं जाता हूं ना तो वो ऑलमोस्ट 24 आवर होते हैं, ना कि 20 आवर। मतलब हर 100 साल के बाद मैं 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर रहा होऊंगा अगर मैं इस कैलकुलेशन से चलूँगा। अगर मैं इस कैलकुलेशन से चलूँगा तो हर 100 सालों के बाद मैं 1 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर रहा हूँगा जो कि मुझे कैलेंडर से डिलीट करना होगा। तो इस वजह से हर सदी के वर्ष के बाद हम 1 दिन कम कर देते हैं और हम फिर कहते हैं कि ये साइकिल चलेगा। कब 100 के बाद 0 के बाद 400, 400 के बाद 800, 800 के बाद 1200, 16, मतलब कि 400 के इंटरवल पे जब सदी कंप्लीट होगी ना तब जाके वो फिर से लीप आएगी। कहने का मतलब उससे पहले की जितनी भी सदियां बनती है, 400 से पहले की जितनी भी 3 सदियां बनती है, जैसे कि मतलब मैं कह लूँ कि 100, 200, 300, तो वो सारी की सारी लीप नहीं होंगी क्योंकि वो 400 से डिवाइड नहीं होती। तो हम इसको सीधा ले दे के कह देते हैं कि 400 से डिवाइड अगर सेंचुरी होती है तो वो लीप होती है, नहीं तो नहीं होती। तो
अब क्वेश्चन ये बनता है, आपसे ये कह दिया जाता है कि कोई इंसान, एनी पर्सन हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 29th Feb 2000 will celebrate his birthday when will he celebrate his birthday if a person celebrate his birthday on 29th Feb 2000। तो आप बड़ा आसानी से कह देते हैं, आप कहते हैं कि अगर 29 फरवरी 2000 को ऐसा हुआ है तो आप कह देते हैं कि 29 फरवरी 2004 को वो अपना जन्मदिन मना लेगा। 4 को मनाया है तो आप कह देते हैं 8 को मना लेगा। ऐसे आप चलते जाते हैं और आप ऐसे कह देते हैं कि कोई भी इंसान अगर 29 फरवरी को जन्मदिन मना रहा है लीप वर्ष के अंदर, कहने का मतलब तो वो अपना जन्मदिन फिर से मनाता है 4 सालों के बाद, ठीक है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि एनी पर्सन हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 29th Feb 2096, किसी इंसान का जन्मदिन 29 फरवरी 2096 है, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि किसी इंसान का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 है, तो उसका अगला जन्मदिन कब आएगा। मैं अगर आपसे कह दूं कि एनी पर्सन हु सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन दीज 2 डेट्स और एनी रैंडम डेट लाइक दैट, ऐसी कोई डेट जो हो इस तरह की, जो कि मैंने यहाँ समझाया है, आपको पता चल जाए कि वो डेट और क्या हो सकती है। जैसे मैं इसको क्लियर करूँगा, अगर कोई इंसान 29 फरवरी 2096 को जन्मदिन मनाता है, अगर कोई इंसान 29 फरवरी 1896 को कोई जन्मदिन मनाता है अपना, तो वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा। और आप ना क्या करेंगे, वो जा तो आपको डेट लिख के देगा, या ईयर लिख के देगा और आप आंसर दे देंगे, या तो 2100 आंसर दे देंगे, या आप यहाँ पे 1900 आंसर दे देंगे 4 साल कह के। अगर आप इसमें 4 साल जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 4 ईयर के बाद करेगा, 29 फरवरी है तो आप सीधा सोचते हैं कि 4 साल बाद के करेगा, और आप जल्दी से आंसर जो है वो आंसर देने की कोशिश करते हैं और आप 2100 आंसर दे देते हैं, और इसके लिए आप आंसर 1900 दे देते हैं, जबकि दोनों आंसर आपके गलत हो जाते हैं। इन दोनों आंसर के अलावा ऑप्शन में आपके पास 2104 भी पड़ा होगा और इसके लिए 1904 भी पड़ा होगा। मैं 2 चीज़ें साथ में पैरेलली डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो क्या पॉइंट छोड़ रहे हैं हम क्या पॉइंट छोड़ रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो मैंने अभी आपको डिटेल बताई है कि अगर हम 2096 की बात कर रहे हैं तो 4 साल बाद 2100 आएगा, और 2100 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। दैट्स वाई 2100 इज नॉट अ लीप ईयर, इज अ सेंचुरी ईयर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 400। 2100 जो है वो 4 से डिवाइड तो होता है, 400 से नहीं होता, इस वजह से ये लीप ईयर नहीं है। और हम गलती करके 4 ऐड करके सीधा आंसर दे देते हैं कि 4 साल बाद जन्मदिन आएगा ही आएगा, बट ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर किसी ऐसी सेंचुरी के पास कोई इंसान 29 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहा है जो लीप ईयर नहीं है, तो उस केस में वो अपना जन्मदिन 4 नहीं 8 सालों के बाद मनाता है। कहने का मतलब 2100 में उसका जन्मदिन नहीं आएगा, 4 साल बाद और 4 साल बाद 2104 में उसका जन्मदिन आएगा जिसको वो सेलिब्रेट करेगा। कहने का मतलब एक सदी जो लीप नहीं है उसके पास वाले अगर किसी लीप ईयर में कोई इंसान अपना जन्मदिन मना रहा है, तो पास कहने का मतलब पहले वाले में 96 वाली लाइन में, तो वो अपना अगला जन्मदिन 8 साल के बाद मनाएगा। इसका मतलब इस इंसान का जन्मदिन फिर से आएगा 29 फरवरी 2104 में, और इस वाले इंसान का जन्मदिन आएगा 29 फरवरी 1904 में। अब अगर मैं 1996 लिख देता ना, तो 2000 जो है वो लीप ईयर है, और 2000 में तो वो अपना जन्मदिन मनाएगा, क्योंकि 96 भी लीप है, 2004 भी लीप है, 2000 भी लीप है, 2004 भी है। और आपको जस्ट 4 की डिविजिबिलिटी पता करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आखिरी वाले 2 अक्षर आप चेक कर लो। आखिरी वाले 2 अक्षर अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो 4 से डिविजिबल होता है, बट अगर आखिरी वाले 2 अक्षर 4 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 400 से भी डिवाइड होगा। 400 से डिवाइड होना जरूरी नहीं है। तो इस वजह से सेंचुरी को अगर लीप चेक करना है तो जो मैंने ऑप्शन दिए थे आपको 3200, 2100, 5600 और एक और ऑप्शन था 2400। तो देखिए पीछे वाले 0 छोड़ दीजिए,
अगले नंबर को 4 से डिवाइड करके देखिए, अगर अगला नंबर 4 से डिवाइड होता है तो वो लीप होगा, अगर नहीं होता तो वो लीप नहीं होगा। कहने का मतलब सदी का हर वर्ष लीप नहीं होता है, 400 से डिवाइड होने पे होता है। क्यों होता है मैंने पूरा डिटेल बता दिया आपको इसका कि किस वजह से ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी सदी वर्ष को लीप नहीं होने देता। चलिए अभी इसी ओड वर्ष ओड डे के कॉन्सेप्ट से, जैसे मैंने कहा कि अगर एक नॉर्मल ईयर की बात करें तो एक नॉर्मल ईयर जो होता है वो 365 दिन, कहने का मतलब 52 हफ्ते और एक दिन ओड लेके आता है, एक ओड डे लेके आता है। और अगर हम लीप ईयर की बात करें तो वो अपने साथ 366 दिन या फिर 52 हफ्ते और 2 ओड डे लेके आता है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे मैं 2 नोट लिखवाता हूँ और 2 नोट के बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इनके रिलेटेड, जिन पे वो बहुत बार पूछता है। देखिए पहली नोट है, फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ लीप ऑफ ए नॉर्मल ईयर इज ऑलवेज सेम। किसी भी नॉर्मल वर्ष का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। तो देखिए ऐसा क्यों, दैट्स वाई आगे मैं लिखता हूं, देयरफॉर न्यू ईयर स्टार्ट्स बाय 1 डे अहेड। इस वजह से जो नया वर्ष है वो एक दिन आगे से शुरू होता है। और एक दिन आगे से क्यों शुरू होता है, इसका आंसर आपका यहाँ पे पड़ा है। मैंने आपसे कहा था कि आपको दिन पता होने चाहिए, और आपको दिन पता करना है नए साल का, मतलब कि इस साल का आपको डे पता है, 1 जनवरी का फर्स्ट डे पता है, और आपको अगले साल का जो है वो फर्स्ट डे पता करना है। तो वो डे क्या होगा, अगर आपको रेफरेंस डे दिया है तो देखिए आप क्या करेंगे, 365 दिन आगे जाना है तो आपने 366वां दिन पता करना है। तो आप क्या करने वाले हैं, 7 से डिवाइड करने वाले हैं, और जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे आप देखेंगे एक ओड डे बचेगा, और वही एक ओड डे की वजह से नया साल क्या है वो एक आगे चला जाता है। बट फिर से याद करिए मैंने जो दूसरा क्वेश्चन कराया, अगर मैं आपसे पूछता कि 365वां दिन ही बताओ तो आप कहते ओड डे तो एक बचा है बट एक कम करके आगे बढ़ना है। तो आप कहेंगे ओड डे एक बचा है, एक कम करके आगे बढ़ेंगे तो 0, इसका मतलब कोई आगे नहीं बढ़ना। इसका मतलब पहला दिन वही होगा जो दिसंबर होगा, 31 आखिरी दिन होगा। कहने का मतलब किसी भी नॉर्मल ईयर का 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमेशा सेम होते हैं। कहने का मतलब अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 31 दिसंबर को भी मंडे होगा नॉर्मल वर्ष में। और अगले साल की जो न्यू ईयर की जो 1 जनवरी होगी, न्यू ईयर की जो 1 जनवरी होगी वो एक दिन आगे होगी। वो क्या होगी, मंडे से एक दिन आगे, अगर मंडे मानते हैं फर्स्ट डे इस साल का, तो मंडे से एक दिन आगे क्या होगी, ट्यूसडे होगी। तो एक दिन आगे क्यों, क्योंकि हर नॉर्मल वर्ष में एक ओड डे होता है। अब इसी चीज़ को मैं लीप ईयर के लिए आपको एक्सप्लेन करूं। फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ए नॉर्मल ईयर आर, फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ए नॉर्मल ईयर आर ऑलवेज सेम। अगर मैं बात करूं फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ अ लीप ईयर are not same. In fact, last day is 1 day ahead that of first day. असल में हमारे पास लीप ईयर में जो ओड डे बचते हैं वो 2 बचते हैं। तो 2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 + 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या आपको पिछले में बताया, 65वां दिन सेम होगा तो इसका मतलब 66वां दिन एक आगे होगा। और हमारे पास यहाँ लीप ईयर में 31 दिसंबर 66वां दिन होगा, 366th डे होगा। कहने का मतलब इन 2 ओड डेज की वजह से होता क्या है कि जो लीप ईयर का फर्स्ट डे, अगर मैं बोलूं कि लीप ईयर का फर्स्ट डे, मैं कहूं कि 1 जनवरी 2020 को जो ना संडे था,
और आपसे पूछे कि 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा, तो आप सेम नहीं बोलने वाले, बिकॉज ऑफ दीज 2 odd डेज इन अ लीप ईयर, लास्ट डे इज 1 ahead दैट ऑफ फर्स्ट डे। आखिरी दिन पहले दिन से एक आगे होता है। कहने का मतलब ये संडे है तो ये मंडे है। देखिए विद इन ईयर हम मंथ्स शफल करके जा रहे हैं और हम आसानी से बता सकते हैं कि कितने दिनों का फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब मंडे होगा, इसका मतलब नए साल की जो 1 जनवरी 2021 है वो क्या होगी, आपकी संडे मंडे ट्यूसडे होगी। और अगर मैं इस चीज़ को समराइज करूं, देखिए अगर मैं इन दोनों पॉइंट को समराइज करूं तो मैं क्या कह सकता हूं बड़ी आसानी से कि नॉर्मल ईयर के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर डेट पे हैं हम, मान लीजिए कि नॉर्मल ईयर के अंदर हम 31 मार्च पे हैं, बीच में कोई भी लीप ईयर ना क्रॉस करें और अगले साल की 31 मार्च पे जाएं, मतलब कि सेम डेट टू सेम डेट किसी ईयर को शफल करके अगर हम जाएं तो हमारे पास 1 दिन का फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए कि ये 2021 है और ये 2022 है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम एक नॉर्मल ईयर ही क्रॉस करके आगे जा रहे हैं, मतलब 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही, तो सेम डेट से सेम, ये 1 जनवरी की बात नहीं थी यहाँ पे जो मैंने बताया, कोई भी सेम डेट हो सकती है, वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 15, 20, 30, मतलब कि 1 से लेकर 31 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। अगर सेम डेट टू सेम डेट जाएं तो नॉर्मल ईयर में 1 दिन का फ़र्क पड़ता है। और अगर इसी बात को मैं लीप ईयर के लिए बताऊं आपको, तो अगर हम बात करें 15 जनवरी की और 2023 की, और अगर मैं 15 जनवरी 2024 की बात कर लेता हूं मैं और 2025 में जाता हूं, मतलब कि मैं 29 फरवरी क्रॉस करके जाता हूं, तो सेम डेट टू सेम डेट 2 दिन का फ़र्क पड़ जाता है। अभी जो पिछले 2 पॉइंट मैंने बताए कि अगर नॉर्मल ईयर है तो सेम डेट से सेम डेट 1 ईयर का जंप 1 दिन आगे ले जाता है आपको, और अगर लीप ईयर है तो सेम डेट टू सेम डेट जो है वो 2 दिन आगे ले जाता है। तो नॉर्मल से इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। तो देखिए हमें इन 2 पॉइंट से 2 बातें क्लियर हो गई कि अगर हमें कितने भी साल आगे जाना हो, अगर हमें लीप ईयर क्रॉस करना है तो हम 2 दिनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे सेम डेट के लिए, और अगर हमें नॉर्मल ईयर क्रॉस करने हैं तो हम 1 डे का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अगर वो कहे इफ 25th मार्च 2009 falls on Monday, और वो आपसे पूछे कि फाइंड द डे ऑन 27th मार्च 2013। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। कई बार वो कह देता है कि किसी पर्टिकुलर ईयर में इंडिपेंडेंस डे को जो है वो ये दिन था, उसके अगले साल इंडिपेंडेंस डे कौन से दिन आएगा, उसके पिछले साल इंडिपेंडेंस डे किस डे पे आएगा, तो ऐसी चीज़ें वो पूछ लेता है। अगर 29 मार्च 2009 को मंडे है और वो आपसे कहे कि फाइंड द डे ऑन 27th मार्च, आपसे वो कहे कि 27th मार्च 2013 को कौन सा डे होगा, अगर वो आपसे ऐसा पूछ लेता है तो इसको बताना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ, फिर हम इसको टेक्निकली कर लेते हैं, विद इन कुछ सेकंड्स में करना हो तो। देखिए 25 मार्च 2009 को क्या है आपके पास, उसने डे दे रखा है, दैट इज मंडे। तो मुझे ये बताइए कि जब मैं 2009 से 2013 में जा रहा हूँ और डेट क्या है 27, मैं एक बार 25 लिख रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया था सेम डेट से सेम डेट 2 पॉइंट पढ़े हमने। सेम डेट से सेम डेट नॉर्मल ईयर में 1 दिन का फर्क, सेम डेट से सेम डेट लीप ईयर क्रॉस करना पड़े तो 2 दिन का फर्क। तो अब मगर मैं 25 मार्च 2013 में जाऊंगा तो मुझे ये बताइए कितने दिनों का फर्क पड़ेगा।
तो आप कहेंगे 2010 आएगा बीच में, 2011 आएगा बीच में, 2012 आएगा बीच में, तो आप कहेंगे 1 से लेके 4 साल बीच में आए और आपने कहा कि 4 दिन तो आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ेगा। देखिए 4 डे तो आप नॉर्मल ईयर की वजह से बढ़ेंगे, नॉर्मल ईयर की वजह से 4 दिन बढ़ेंगे। अब बीच में एक लीप ईयर भी आया, देखिए 2009 से 10 में जाएंगे 25 मार्च पे 1 दिन का फर्क, 2010 से 11 में जाएंगे 1 दिन का फर्क, 2010 से जैसे ही 2012 में जाएंगे ना, मैं लिख देता हूं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं, 2009 से 2010 में जाएंगे, 2010 से 2011 में जाएंगे, 2011 से आप 2012 में जाएंगे और 2012 से आप 2013 में जाएंगे, तो 9 से 10 में 1 दिन का फर्क, 10 से 11 में 1 दिन का फर्क, 11 से 12, अब देखिए 11 से 12 जब जाएंगे तो 29 फरवरी क्रॉस करेंगे तो 2 दिन का फर्क, और यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे तो 1 दिन का फर्क। तो देखिए 25 मार्च 2009 से 13 के बीच में 5 दिनों का फर्क पड़ता है। कहने का मतलब मुझे 5 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो आप 5 दिन आगे जाने लग गए और सीधा ही उसको कैलकुलेट करने लगेंगे तो हमारा थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा। पहले आप देखिए कि एक्चुअल डेट क्या है, तो आप कहेंगे कि एक्चुअल डेट तो हमें 27 मार्च पता करनी है, तो 27 मार्च 2013 पता करनी है। तो आपने कहा कि यहाँ तक 5 डे थे, हमने देखा यहाँ तक 5 डे थे और आपको 25 की बजाय 27 बताना है, तो 2 दिन वो आगे, तो 25 से आप 2 गए आगे 27, तो 5 और 2 7, कहने का मतलब 7 डेज। अब 7 ओड डेज का मतलब क्या होता है, 7 डिवाइड बाई 7 0 ओड डे। देखिए मैंने आपसे कहा था 7 का टेबल जब भी आ जाए उसको आप छोड़ दीजिए, 7 डिविजिबिलिटी को हम छोड़ते रहेंगे। 7 डिविजिबिलिटी जैसे ही आप छोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर क्या बचा, कितना आगे जाना है, कितने ओड डे बचे। कहने का मतलब अगर वो आपसे कहे कि 29 मार्च 2009 को जो मंडे है तो 27 मार्च 2013 को क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं 7 ओड डेज बचे और हम 0 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 0 बचा, 0 आगे जाएंगे तो कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये वाला दिन जो है 27 मार्च 2013 है वो भी मंडे ही रहने वाला है। कहने का मतलब ये वाला दिन भी जो है वो मंडे ही होगा, आपसे जो उसने पूछा है। तो सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो क्या करेंगे, 2000, मैं जल्दी से इसको कर देता हूँ, 2009 से 2013 पे पहुंचना था, तो यहाँ से यहाँ गए 7, 9 और 13 कितने दिन आगे, 4 दिन आगे, ठीक। 9 और 13 में लीप वर्ष कितने आए, 1 आए। तो ध्यान रखना लीप वर्ष 1 आया तो आपने 2 नहीं जोड़ देना, क्योंकि 1 तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं यहाँ पे, तो 1 एक्स्ट्रा दिन काउंट करेंगे लीप की वजह से। प्लस हमें डेट जो थी 25 दे रखी थी, हमें 27 पे जाना है, तो इसका मतलब 2 आगे चलेंगे तो 7, टोटल 7 डेज हो गए। तो 7 डेज जो है वो आप 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 बाई 7 0, मतलब 0 रिमाइंडर, 0 मतलब कुछ भी आगे नहीं जाना। कहने का मतलब वो डे सेम आ जाएगा, तो मतलब मंडे ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो सिंपल इन 2 पॉइंट्स को रिमाइंड करिए, ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंग उतने ओड डेज आगे चले जाइए जितने आपके बचते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी डे में, किसी भी सालों के साथ आगे जब पीछे चलना पड़ जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वो वाला डे क्या होगा। कैलेंडर से जुड़ी और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें आगे सीखनी है, हमारी और भी वीडियोस आपको आगे मिलती रहेगी। वो कैसे, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ज्ञानम अभोर से जुड़ना चाहते हैं, उसका एक मेंबर बनना चाहते हैं, तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, वहाँ से हमारी ऐप डाउनलोड करिए ज्ञानम अभोर, हमसे जुड़िए, हमारे कोर्स को परचेज करिए। इन पर्टिकुलर जो पीपीएससी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, बीपीओ या फिर इसके अलावा जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, बेस्ट फैकल्टी के साथ हम आपको सुविधाएं देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।